जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पीरियोडिक टेबल के से संबंधित सारे प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दोस्तों अधातुओं एवं अधात्विक यौगिक जो होता है, यानी कि जो अधातु होते हैं दोस्तों, जो नॉन मेटेलिक करेक्टर वाले जितने भी तत्व होते हैं, उन सभी को दोस्तों एक एक करके देखेंगे, जैसा कि बुक में दिया गया है। पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 1026 तक यानी पीरियोडिक टेबल तक खत्म कर चुके थे। तो आज हम वही अधातुओं से शुरू करेंगे और सबसे पहले हाइड्रोजन को से शुरू करेंगे। हाइड्रोजन, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, एक हमारा क्या है, अधातु है, यानी कि गैस के रूप में ये कार्य करता है। तो एक एक अधातु को हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन को भी इससे संबंधित करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले दोस्तों, हाइड्रोजन के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी परमाणु संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, जो हाइड्रोजन का सिंबल होता है या रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको एच से करते हैं। क्या करते हैं? एच से करते हैं। और इसकी अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एक होता है। इसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक होता है। और ये ऊपर क्या दर्शाया जाता है? एटॉमिक नंबर से। और नीचे अगर इसकी बात करें तो एटॉमिक मास भी इसका क्या होता है दोस्तों? एक ही होता है। इसका एटॉमिक मास एक, लगभग यानी कि 1.009 के आसपास होता है दोस्तों, लगभग इतना इसका द्रव्यमान होता है। और इसमें दोस्तों न्यूट्रॉन हमारा नहीं पाया जाता है। न्यूट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण इसको प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम कहते हैं। और दोस्तों, अगर जिसमें न्यूट्रॉन पाया जाता है, यानी कि एक और एक, अगर इसकी आइसोटॉप्स की बात करें तो इसमें एक और एक होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर भी एक होता है और एटॉमिक मास भी एक होता है, तो इसको प्रोटियम बोला जाता है। और अगर एटॉमिक मास इसका दो और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक ही होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर एक होता है दोस्तों, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? दो होता है, यानी कि न्यूट्रॉन, इसमें एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, इसमें एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो जिसमें दो, यानी कि जिसमें एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, यानी कि जिसको टू, जिसमें दो, यानी कि जिसका द्रव्यमान दो होता है, उसको ड्यूटोरियम बोला जाता है। उसको ड्यूटोरियम ड्यूटोरियम बोला जाता है। और जिसमें द्रव्यमान की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें, दो न्यूट्रॉन जिसमें होता है, उसे हम ट्रिटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्तों हाइड्रोजन की बात हो गया। और अगर हाइड्रोजन की खोज की बात करें दोस्तों, तो 1766 में हुआ है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन की, अब क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। जल की कठोरता डैश का उपयोग करके दूर की जा सकती है? जल की कठोरता, जल की कठोरता दोस्तों, देखिए दोस्तों, जल की कठोरता की बात करें तो जल की कठोरता से हम क्या समझते हैं? जैसे कि जो हमारा तालाब वगैरह का पानी होता है, तालाब वगैरह का पानी होता है, देखिए दोस्तों, जो जल की कठोरता की बात करें तो वो जो तालाब का पानी हमारा होता है, उसमें जल की कठोरता, जल, वो तालाब के जो जल होता है वो कठोर होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु, या तो हम एल्युमिनियम धातु, क्या होता है इसमें? मिक्स होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट जल में पाया जाता है, जिसके कारण ये जल क्या होता है? कठोर होता है। और जल कठोर होने के कारण जब हम साबुन अगर रगड़ते हैं, साबुन लगाते हैं, तो वो जल की कठोरता आसानी से नहीं जाता है। लेकिन जब हम डिटर्जेंट पाउडर को डालते हैं तब उसकी कठोरता को जाता है। अब तो अगर तालाब वगैरह में नहाए होंगे दोस्तों, तो साबुन लगाने के बाद शरीर हमारा चिपचिपा सा लगता है, तो वो हमारा ये कैल्शियम प्लस कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होता है। तो इस कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को हटाने के लिए, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट हट जाता है और कपड़े को आसानी से हम धो सकते हैं। क्योंकि अगर ये पानी कठोर होगा तो कठोर पानी से कपड़ा अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, जिसके कारण से हम धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं और जल की कठोरता को दूर करते हैं। अगर जल की कठोरता के सूत्र की बात करें दोस्तों, तो उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। जैसे Na2CO3.10H2O, ये हमारा क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट है। और ये हमारा धोवन सोडा का सूत्र है। या तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहेंगे या तो धोवन सोडा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों।
एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? देखिए दोस्तों, एल्कोहल हम किसे जानते हैं? एल्कोहल जो हमारा होता है, जिस किसी कार्बन के कंपाउंड में OH लग जाता है, वो हमारा एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? ओल अगर किसी भी कार्बन यौगिक के साथ दोस्तों OH हमारा लग जाता है, तो वो हमारा एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि अगर हम CH3 CH2, ये हमारा क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो CH3 CH2 CH, यहाँ पे भी CH3 देख सकते हैं, और CH2 और फिर OH लगा देंगे। कार्बन को हम कितना बढ़ा सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, जिसमें OH लग जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। और जब हम इसके साथ सोडियम का अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये हमारा क्या बनाएगा? CH3 CH2O प्लस सोडियम और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? ये हाइड्रोजन हमारा क्या होगा? अलग हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो एल्कोहल को सोडियम ही के साथ ही नहीं दोस्तों, धातु के साथ अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे तो वो हमारा एल्कोहल मतलब हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। तो ए नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एल्कोहल के साथ धातु का अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस देता है। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लवण हमारा क्या है दोस्तों? लवण की बात करें तो सबसे मोस्ट पॉपुलर लवण हमारा क्या है? NaCl, नमक, जिसे हम खाते हैं, और उसको जल के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। जब जल के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये हमारा NaOH क्षार बनेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? गैस निकलेगा। तो तो डी नंबर का हमारा आंसर दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? ठीक है दोस्तों, अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है तो वो हमारा हाइड्रोजन गैस कहलाता है। ये हमारा हाइड्रोजन गैस कहलाता है, और साथ ही साथ इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कैलोरीफिक वैल्यू इज मैक्सिमम, यानी कि सबसे अधिक होता है दोस्तों, मैक्सिमम होता है। और ये जो है पोल्यूशन लेस भी, यानी कि गैस की बात करें तो ये हमारा ऐसा गैस है, ये हमारा पोल्यूशन लेस कह सकते हैं, यानी कि बहुत कम प्रदूषण होता है। बहुत कम प्रदूषण होता है, यानी कि पोल्यूशन लेस गैस कह सकते हैं। और एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, इस हाइड्रोजन गैस को ही फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है, यानी कि भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फ्यूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य का ईंधन कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमें क्या पूछा गया? कैलोरीफिक मान जो सबसे अधिक होता है, यानी ऊर्जा का मान कैलोरीफिक वैल्यू में मापते हैं, ऊर्जा को कैलोरीफिक में भी मापते हैं। तो सबसे अधिक अगर किसी का कैलोरीफिक वैल्यू होता है तो वो हमारा हाइड्रोजन का होता है। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये प्राकृतिक गैस और LPG गैस और मिथेन गैस के भी बारे में दोस्तों हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन में आता जाएगा वैसे हम चर्चा करते जाएंगे। अच्छा, वो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, LPG का फुल फॉर्म क्या हमारा होता है? LPG की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। LPG की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस। और मीथेन गैस की बात करें दोस्तों, मीथेन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? CH4 होता है। और जो प्राकृतिक गैस दोस्तों, ये जो प्राकृतिक गैस है, CNG गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। CNG गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है, या इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों यह CNG का फुल फॉर्म करें बात करें तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों आगे। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही देख चुका था कि जो हमारा एक हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं, यानी कि एक द्रव्यमान संख्या होता है। जिसका द्रव्यमान संख्या 2 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम बोलते हैं। और जिसका 3 द्रव्यमान संख्या होता है हाइड्रोजन का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोटियम कहलाता है, और ट्रिटियम कहलाता है। तो यहाँ पे जिसका 2 हाइड्रोजन होता है उसे ड्यूटेरियम कहते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ये इसके बारे में पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसकी डिटेल क्लास हम ले चुके हैं इसके बारे में। तो हम क्या जानते हैं, जो एसिड हमारा होता है उसके साथ अगर हम धातुओं का रिएक्शन करवाएंगे, एसिड प्लस मेटल, तो ये हमारा क्या निर्माण करता है, सॉल्ट का यानी कि लवण का निर्माण करेगा, और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। और ये जो हाइड्रोजन गैस हमारा निकलेगा, अगर मोमबत्ती के पास इसको ले जाएंगे तो ये पॉप साउंड हमारा देता है, ये पॉप साउंड देता है। इसके बारे में भी हम लोगों ने जान चुका था। तो यहाँ पे एसिड के साथ क्या करो दोस्तों, अम्ल, तो हमारे यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बी नंबर का दे सकते हैं। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक एसिड हम ले लिए दोस्तों HCl, उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई धातु यहाँ पे दोस्तों हम ले लिए Na, क्या ले लिए, सोडियम धातु ले लिए। तो सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा, और साथ ही साथ हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, तनु अम्ल मतलब क्या, डाइल्यूटेड एसिड हम कह सकते हैं दोस्तों। डाइल्यूटेड मतलब यानी कि पतला में। तो हम पीछे अभी सेम क्वेश्चन हमने क्या देखा कि जब एसिड के साथ हमारा धातु या मेटल जब रिएक्शन करवाता है तो सेम हमारा क्या देखा कि लवण मिलता है या तो सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस देता है। तो सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा ही हाइड्रोजन गैस हमारे यहाँ पे बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेम क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पहले सब क्लियर दे दिया गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे जस्ता, जस्ता आने के क्या, जिंक। तो यहाँ पे हम जिंक के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे HCl अम्ल को, तो ZnCl2, और ZnCl2 हमारा क्या है, सॉल्ट है या लवण है, क्या है, लवण है, और साथ ही साथ हमारा क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो बी नंबर का हमारे यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में ऊपर होते हैं दोस्तों। हमने क्या देखा था, अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें दोस्तों, तो शायद आद हो, क न क मांगे आलू, तो ये हमारा क्या दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज है। और इसमें से हमारा कहीं पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और उसके नीचे सारा क्या होगा, सारा क्या होगा, तत्व होगा। तो हमारा जो ऊपर होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या किससे तुलना पूछा गया है, विस्थापित करने की बात करें तो कौन विस्थापित है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात किया गया है। तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर धातु होंगे वो अपने से कमजोर वाले तत्व को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। यानी कि पानी से हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे H2O की बात करें और यहाँ पे हमारा ऊपर H2O से यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर कितने धातु हैं, जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होगा, तो सबसे पहले अगर सोडियम की ही बात कर लेते हैं, तो सोडियम क्या करेगा, इस H2O से हाइड्रोजन आयन को या हाइड्रोजन गैस को अलग करने का काम करेगा। तो जी देखिए यहाँ Na है, Na से जब इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो ये NaOH हमारा बनाएगा, और NaOH बनाने के साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस को हमारा रिलीज करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करने का काम करता है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों कर सका, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा हाइड्रोजन से ये ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है या तो डिस्प्लेस कर देता है। तो हम क्या जान सके हैं, यहाँ पे क्या हमारा उत्तर होगा, यानी कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा तभी डिस्प्लेस कर सकता है। तो बी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को पीछे कर चुके हैं, आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, जिसमें से क्लियर हम लोगों ने इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को किए थे। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। अभी सेम क्वेश्चन देखा हम लोगों ने दोस्तों, जब हाइड्रोजन के साथ धातु को, कौन सा धातु, कोई भी धातु ले सकते हैं, तो सोडियम धातु लेके देखा था हमने। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया, NaOH बना, और साथ ही साथ हमारा कौन सा गैस रिलीज हो रहा था, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर H2O के साथ अगर सोडियम ही नहीं मैग्नीशियम का भी अगर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा MgOH का होल 2 साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है।
सेम क्वेश्चन दोस्तों, जो सबसे आज का दोस्तों जो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन था कि जो जल की कठोरता होता है वो किसके कारण होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के कारण होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट के कारण हमारा जल की कठोरता होता है, जिससे के कारण कपड़ा हमारा सही ढंग से नहीं धुलता है। तो जब हम धोवन सोडा का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा जो कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो हट जाता है और जो अस्थायी कठोरता होता है दूर हो जाता है। तो डी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। या तो उसको 1s1 लिखें, या तो इसकी 72 कक्षा में इस तरह से दर्शाएं, या तो हम कहें कि ये सिर्फ के एक ही कक्षा में आएगा, यानी कि के कक्षा में आएगा। तो जो पहला यानी कि जिसका इसका वैलेंसी या ये वैलेंसी या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोस्तों कितना हो जा रहा है, एक हो जा रहा है, और जिसका प्लस एक यानी कि और जिसका प्लस एक जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, यानी क्षारीय धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या कहलाता है, क्षारीय धातु, जो कि हमारा ग्रुप 1 से संबंधित रखता है। तो यहाँ पे सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या है, क्षारीय धातु है और पहला ग्रुप से संबंधित रखता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण डैश का एक उदाहरण है। हाइड्रोजनीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण का अर्थ हमारा हुआ कि हाइड्रोजन का उसके उसके साथ ऐड होना, यानी कि वनस्पति तेल। तो कोई भी वनस्पति तेल की बात करें अगर, वनस्पति तेल, तो इस वनस्पति तेल के साथ हमारा हाइड्रोजन का क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे निकेल की उपस्थिति हो, यानी कि कैटलिस्ट के रूप में अगर यहाँ पे निकेल की बात करें तो कैटलिस्ट के रूप में होगा और इसका तापमान 150 से लेकर के 200 डिग्री सेल्सियस तक होगा। तो ये हमारा क्या होता है, वसा में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, वसा या तो फैट में परिवर्तित हो जाता है, उसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या कहता है, हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और उसी अभिक्रिया को संकलन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संकलन। संकलन अभिक्रिया को इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, यानी कि जो जोड़ जाते हैं। तो वनस्पति के तेल के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यानी कि तो इसका मतलब होता है क्या, जोड़ना। तो एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है या संकलन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्थापन अभिक्रिया की बात करें दोस्तों, देखिए ये हमारा क्या है, जैसे ZnSO4 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये ZnSO4 हो गया। प्लस जब कॉपर को इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर क्या करेगा, देखिए तो अगर यहाँ पे हम CuSO4 की बात करें, इसके साथ अगर यहाँ पे Zn का रिएक्शन करवाएंगे तो ये Zn क्या करेगा, Zn हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से क्या होता है, ऊपर होता है। Zn क्या होता है, अधिक रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो कॉपर को क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर का जगह ले लेगा। तो ये हमारा ZnSO4 हो जाएगा और Cu इधर हमारा चला जाएगा। तो इसी हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेस रिएक्शन या तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इसको क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया Zn द्वारा। तो ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीजन के बारे में भी हम जान लेते हैं दोस्तों। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। और इसकी द्रव्यमान की बात करें, इसकी द्रव्यमान की बात करें तो 15 पॉइंट समथिंग 9899 के आसपास होता है, यानी कि 16 इसका द्रव्यमान संख्या ले सकते हैं दोस्तों। हम राउंड फिगर में 16 इसका एटॉमिक नंबर ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जी हाँ, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ऑक्सीजन का हमारा क्या हो जाएगा, 2, यानी कि पहली कक्षा में क्या रहेगा 2, और ये अंतिम कक्षा में क्या रहेगा 2। और इसकी अगर वैलेंसी की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, वैलेंसी होगा। और ये हमारा क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोस्तों दोनों अलग अलग होता है, ये बात हम पीछे जान चुके हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। ओजोन डैश में ऑक्सीजन डैश परमाणु होते हैं। देखिए दोस्तों, ओजोन की बात करें तो ओजोन हमारा जो वायुमंडल में पाया जाता है, तो ओजोन की बात करें तो O3 हमारा होता है। ऑक्सीजन में कितना होता है, 3 ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन में ओजोन के सबसे पहले तो ऑक्सीजन हमारा किसका है दोस्तों, ओजोन में कितना, 3 पाया जाता है, यानी 3 परमाणु पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा 3 यानी कि ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के
एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का सिंबल जो हमारा क्या होता है, ओ होता है। लेकिन ऑक्सीजन जितने भी गैस होता है दोस्तों, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, जितने भी गैस होता है वो गैस फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। क्या होता है ये? फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाने के कारण दो ऑक्सीजन आपस में क्या करता है, मिल जाता है, यानी कि शेयर करके दो ऑक्सीजन मिल जाता है और ये O2 का निर्माण कर देता है। तो जो एक अणु ऑक्सीजन होता है उसमें दो ऑक्सीजन रहता है। अगर नाइट्रोजन की इसी तरह से बात करें तो N2 लिखा जाता है, यानी कि उसमें दो नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 2O ऑक्सीजन के दो डैश निरूपित करता है। 2O ऑक्सीजन के दो डैश निरूपित करता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो दो, अगर आगे दो लिखा गया है तो उसमें परमाणु को दर्शाया जाता है कि इसमें दो परमाणु को लिया गया है। इसमें अगर यहाँ पे ये O2 अगर लिखा जाता तो O2 हमारा एक अणु को दर्शाता है। लेकिन अगर 2 पहले से अगर आगे रखा गया है तो यहाँ पे परमाणु अणु की संख्या को दर्शाता है। तो बी नंबर के यहाँ पे आने की परमाणु को दर्शाता है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। तो O2 अगर एक ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है। एक में कितना हो गया? 16 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है हमारा दोस्तों? O2 दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन है तो दो बार आने की हो जाएगा, यानी कि 16 दूना 32 एटॉमिक मास इसका हो जाएगा। तो ए नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के अणु में डैश होता है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? 8 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा कितना होता है? 2 और 6, यानी कि ये इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, या तो लूज कर देगा या तो शेयर कर लेगा। तो ये ऑक्सीजन अणु बनाने के लिए ऑक्सीजन के खुद ऑक्सीजन से क्या करता है, अपना पेयर बना लेता है। तो पेयर बनाने के बाद आने दोस्तों ये हमारा 2 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक दोहरा सहसंयोजक बंध, यानी कि डबल बॉन्ड सही आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों नाइट्रोजन से संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है? 7 होता है। और अगर इसका एटॉमिक मास की बात करें तो इसके लगभग डबल होता है, यानी कि 14 के आसपास होता है। तो इसका डबल हो जाता है एटॉमिक नंबर। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे 2 और 5 होगा, यानी कि इसको ऑक्टेट जब पूरा करना होगा तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। इसीलिए इसका जो वैलेंसी हो जाएगा या संयोजकता हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 होगा। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें या संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है? तो धातु के बारे में हम क्या जानते हैं दोस्तों? जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजकता +1 +2 +3 या +4 होता है तो वो हमारा धातु होता है। और जिसकी बाह्यतम कक्षा की बात करें या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की 5 6 7 होता है तो उस वो हमारा क्या होता है, अधातु होता है। जिसकी संयोजकता -3 -2 या -1 होता है वो हमारा क्या होता है, अधातु होता है। वो हमारा अधातु होता है। इसमें से दोस्तों लोहा की बात करें तो लोहा हमारा एक धातु है। एल्युमिनियम भी हमारा क्या है, एक धातु है। और जिंक भी एक क्या दोस्तों हमारा धातु है। तो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक धातु हो जाएगा, जो कि सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो ऑक्सीकृत से रोकने के लिए दोस्तों हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन अधातु का इस्तेमाल करते हैं। तो डी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स डैश गैस साथ संग्रहित किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आलू की चिप्स की बात करें, जो उसमें हम आलू की चिप्स या कोई पैकेट में भरा जाता है जो खाद्य पदार्थ को, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन का गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन का गैस डाला जाता है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन जो चिप्स का पैकेट होता है वो फूला फूला सा हमारा लगता है। यानी कि जो सी नंबर का आंसर हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकालने वाले लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं। लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3। PbNO3 का हॉल 2 जब इसको दोस्तों गर्म किया जाता है
तो ये हमारा PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन गैस को, PbO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ हमारा? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हालांकि नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या मतलब है? NO3। तो यहाँ पे NO3 हमारा नहीं रिलीज हो रहा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो बी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया है, यहाँ पे डाई नाइट्रोजन दिया है। तो डाई नाइट्रोजन का अर्थ हुआ N2O। ये क्या हुआ? N2O, यानी कि डाई नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड इसे बोला जाता है। ये दोस्तों लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। और नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड यानी कि NO5, तो ये हमारा दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। तो बी नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन, देखिए दोस्तों, अगर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो हमारा ये फॉर्मूला क्या आता है? NH4NO3। क्या होता है? NO3। और यानी कि तापीय अपघटन, तापीय अपघटन का क्या अर्थ हुआ कि इसको जब हीट करेंगे, इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद ये हमारा क्या करेगा? ये N2O को रिलीज करेगा और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जल को रिलीज करेगा, यानी कि H2O को रिलीज करेगा। क्या करेगा? H2O को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा अमोनियम नाइट्रेट N2O में, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, और H2O को रिलीज करेगा। यहाँ पे हमारा दोस्तों N2 बिल्कुल नहीं, N2O और H2O। तो बी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो N2O और H2O को रिलीज करेगा। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? देखिए दोस्तों, अगर अमोनिया की व्यावसायिक उत्पन्न की बात करें तो हमारा NH4Cl, जिसे हम नौसादर के नाम से जानते हैं, तो NH4Cl के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब अभिक्रिया करवाते हैं, तो इससे हमारा यहाँ पे NH3 निकलता है और साथ ही साथ H2O निकलेगा और हमारा कैल्शियम क्लोराइड भी निकलता है, कैल्शियम क्लोराइड भी निकलता है। तो इस अभिक्रिया को दोस्तों हैबर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, हैबर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, हैबर अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एमोनियम का निर्माण, जो एमोनिया का जो निर्माण होता है अमोनिया का, वो हमारा हैबर प्रोसेस से होता है। एक हमारा दोस्तों NH4 होता है, इसे हम अमोनियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अमोनियम। और NH3 हमारा क्या कहलाता है? अमोनिया। क्या कहलाता है? अमोनिया। तो डी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि यह हवा से हल्का होता है, यह बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है। देखिए दोस्तों, अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की सबसे पहले हम देखिए हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये हमारा क्या दोस्तों एक फ्यूल के रूप में कार्य करता है, फ्यूल के रूप में कार्य करता है। तो ये हमारा क्या होता है? जल सकता है, मतलब जलने लगे। जलने का अर्थ क्या हुआ? बर्न करेगा, ये बर्न करेगा हाइड्रोजन गैस भी और सल्फ हाइड्रोजन गैस भी। तो ये हमारा क्या था? इनफ्लेमेबल है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये इनफ्लेमेबल है या फ्लेमेबल है। तो ये, और हवा से हल्के होने के कारण बिल्कुल नहीं दोस्तों, यह हवा से हल्का होता है बिल्कुल नहीं। यह बल्ब से रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है बिल्कुल नहीं। दहन का सपोर्ट नहीं करता। तुमने क्या देखा? हाइड्रोजन जो क्या होता है? फ्यूल के रूप में कार्य करता है, लेकिन नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारा दहन यानी कि जलता नहीं है, दहन हमारा फ्यूल के रूप में कार्य नहीं करता है। इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस को डालते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हाइड्रोजन गैस को डालेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? आग पकड़ लेगा। और अगर हम नाइट्रोजन गैस को डालते हैं तो ये आग नहीं पकड़ता है। तो सी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के लिए ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो सेम ये हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो N2 वो होता है वो हमारा लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो डी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत से रोकने के लिए किया जाता है, तो वो हमारा नाइट्रोजन गैस होता है।
चिप्स के पैकेट में दोस्तों अगर कोई खाद्य पदार्थ होता है तो उसको यानी कि ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? देखिए दोस्तों, तीखी गंध की बात करें तो वो हमारा दोस्तों अमोनिया हो जाता है। क्या होता है? अमोनिया हो जाता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? कि आपने देखा होगा दोस्तों, जो अमोनिया होता है, अगर हम टॉयलेट करते हैं तो टॉयलेट में हमारा क्या होता है? अमोनिया का अंश होता है। टॉयलेट में क्या होता है? अमोनिया का अंश होता है। तो टॉयलेट करने के बाद अगर वो कुछ देर तक उसी तरह रह जाता है, पानी को फ्लश नहीं किया जाएगा, तो वो बहुत दुर्गंध पैदा करता है। क्या करता है? बहुत दुर्गंध देता है। तो अमोनिया क्या होता है? एक तीखी गंध को पैदा करता है। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा अनस्थेटिक अनस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एनेस्थेटिक मतलब दोस्तों दर्द के निवारक के रूप में हम कह सकते हैं। दर्द के निवारक के रूप में तो एनेस्थेटिक, तो उसमें भी हमारा दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन का इस्तेमाल एनेस्थेटिक के रूप में दोस्तों, तो वो हमारा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो उसमें दंत चिकित्सक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे दर्द में थोड़ा थोड़ा बहुत दर्द क्या होता है? कम होता है। तो सी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? तो वो हमारा N2O होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र डैश होता है। तो देखिए दोस्तों, अमोनियम सल्फेट के अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो वो हमारा दोस्तों NH4 2SO4 होता है। क्या होता है? ये हमारा अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी कि बी नंबर का यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 का बी नंबर सही हो जाएगा। नेट N2O का धूम्र या फ्यूम्स डैश रंग में होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी धूम्र की बात करें यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की कलर जो हमारा होता है दोस्तों, वो ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? भूरा कलर का होता है। क्या होता है? भूरा कलर का। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आधातुओं का व्यापक उपयोग देश में होता है। आधातुओं का देखिए दोस्तों, अगर आधातु की बात करें तो आधातु का इस्तेमाल हम कहाँ तक कर सकते हैं? जल के बॉयलर में करते हैं? बिल्कुल नहीं। बॉयलर में करते हैं? बिल्कुल नहीं। खाद के रूप में? तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल हम जानते हैं, जो आधात्म्य होता है उसे हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आधातु को क्या हम हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। मशीनरी अंतर निर्माण करने में? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा खाद निर्माण बी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। देखिए, अगर निष्क्रिय गैस की बात करें तो उसमें हमारा हमने पहले देख चुका दोस्तों, जो निष्क्रिय गैस की बात करें तो उसमें कौन सा गैस डालते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। उसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख चुके हैं दोस्तों। हमने क्या देखा था? NH4 का होल 2 और SO4। तो यहाँ पे डी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि अमोनियम सल्फेट का सही सूत्र है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक का अर्थ क्या दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछा गया है। यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन जो हमारा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों -196 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? -196 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ए नंबर का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा था? तो देखिए दोस्तों, हम क्या चाहते हैं, जो हमारा वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस हमारा होता है, वो कितना होता है? 78% होता है। और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा कितना होता है?
21% के आसपास होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो ऑर्गन गैस होता है वो 0.9% होता है। और अन्य गैस हमारा दोस्तों, अन्य गैस बाकी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो 78% गैस होता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो सी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड या जो N2 वो होता है, वो हमारा लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। अब हम दोस्तों फास्फोरस से संबंधित प्रश्न को करेंगे, यानी कि फास्फोरस के बारे में फास्फोरस क्या है, कैसा है, इससे जान लेते हैं। तो फास्फोरस की बात करें दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर हमारा जो होता है वो 15 होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 15 होता है। और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है 30.57 के आसपास होता है, यानी कि लगभग इसको हम 30 लेते हैं। क्या करते हैं? लगभग 30 लेते हैं। और अगर धातु या अधातु की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? एक अधातु होता है। ये क्या है? अधातु है। और अधातु में भी एक क्या है दोस्तों? गैस है। सल्फर क्या है? गैस है। और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? ये 5 है। लेकिन इसकी वैलेंसी की बात करें तो -3 होगा, क्योंकि ये ऑक्टेट जितना पूरा करने के लिए ग्रहण करेगा वो -3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? वैलेंसी होगा या संयोजकता होगा। और इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 5 हो जाएगा। और इसकी खोज की बात करें दोस्तों, और फास्फोरस गैस की खोज की बात करें दोस्तों, तो इसकी खोज हेनिंग ब्रॉन्ड ने किया था। किसने किया था? हेनिंग ब्रॉन्ड ने किया था। हेनिंग ब्रॉन्ड द्वारा किया गया था। हेनिंग ब्रॉन्ड ने किया था और 1669 में किया था। क्या क्या था? 1669 में खोज किया था। और दोस्तों जो जो खोजा गया गैस में से ये क्या था? सबसे पहला तत्व या गैस के रूप में हम कह सकते हैं। सबसे पहला तत्व या गैस भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो पहला तत्व जो खोजा गया था वो किसने खोजा था? हेनिंग ब्रॉन्ड ने खोजा था। और कब खोजा था? 1669 में। तो कौन सा गैस है लेकिन ये? फास्फोरस गैस। तो फास्फोरस गैस यानी कि डी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि डैश। देखिए दोस्तों, अगर फास्फोरस हमारा क्या है? फास्फोरस जो फास्फोरस जो हमारा होता है, फास्फोरस अगर खुले खुले में रखा जाता है तो ये वायु के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस क्या करता है? वायु के साथ रिएक्शन करके ये आग लग जाता है। इसमें इसमें क्या होता है? आग लग जाता है। तो इसको वायु से संपर्क हटाए रखने के लिए इसको क्या किया जाता है? पानी में रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है। आप देखे होंगे दोस्तों, जो जादूगर लोग आते हैं वो जो आग लगा के दिखाता है कि आग लगा देते हैं, तो वो फास्फोरस ही होता है जिसकी वजह से वो आग लग जाता है। फास्फोरस ही होता है दोस्तों, जिसे पानी से निकाल के हवा के संपर्क में आएगा तो वो फास्फोरस क्या होता है? आग लग जाता है, या तो आग पकड़ लेता है। या तो दोस्तों आप देखे होंगे कि रात को कभी आग जलते देखा होगा आपने कभी जंगल में। तो जो जंगल में या तो कहीं जो आग लगता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों? वो फास्फोरस के कारण ही हवा के संपर्क में आता है तो वो आग जलता है। तो जिसके जिससे लोग कहता है कि नहीं भूत है, भूत है। तो वो भूत नहीं दोस्तों, वो फास्फोरस हवा के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। तो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि वो हवा में संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है। तो 10 का यानी कि बी नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी गंध की बात करें दोस्तों, जो फास्फोरस हमारा गैस होता है, फास्फोरस जो तत्व होता है, इसकी गंध हमारा लहसुन के जैसा होता है। कैसा होता है? लहसुन जो गार्लिक हमारा होता है उसके जैसा हमारा इसका गंध होता है। नेक्स्ट की क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। माचिस की तीलियों में डैश होता है। देखिए दोस्तों, अगर माचिस की तीलियों की बात करें तो उसमें फास्फोरस गैस होता है। क्या होता है? फास्फोरस गैस होता है। और फास्फोरस में भी बात करें दोस्तों तो इसमें 3-4 प्रकार का फास्फोरस होता है। देखिए दोस्तों, अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में भी दोस्तों हमारा 3-4 प्रकार का फास्फोरस होता है। पहला होता है रेड फास्फोरस। क्या होता है? रेड फास्फोरस। ये दोस्तों क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है, जिसका इस्तेमाल माचिस में किया जाता है। ये क्या होता है? लेस रिएक्टिव होता है। लेस आने के दोस्तों ये कम रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल माचिस में जो माचिस होता है उसमें किया जाता है। एक होता है दोस्तों वॉयलेट कलर का वॉयलेट फास्फोरस। क्या होता है? वॉयलेट फास्फोरस। एक हमारा होता है दोस्तों व्हाइट फास्फोरस। ये क्या होता है? व्हाइट फास्फोरस। जो व्हाइट फास्फोरस हमारा होता है दोस्तों,
ये क्या होता है, अंधेरे में चमकता है। ये क्या होता है, अंधेरे में, रात के अंधेरे में क्या होता है, चमकता है। अंधेरे में क्या होता है, चमकता है। अंधेरे में चमकता है। ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये व्हाइट फास्फोरस ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और इसी हाईली रिएक्टिव वाले तत्व को ही पानी में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। और एक होता है दोस्तों ब्लैक फास्फोरस। क्या होता है, ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो ये सबसे कम रिएक्टिव होता है। क्या होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो माचिस की तिलियों में इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे फास्फोरस हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरस की परमाणुकता है। अगर फास्फोरस की बात करें दोस्तों तो इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है, 15 है। फास्फोरस का कितना था, 15। यानी कि 15 इसका एटॉमिक नंबर अगर लिखें तो कितना, 285। क्या हो गया, 285। एटोमिसिटी की बात करें दोस्तों तो एटोमिसिटी या परमाणुकता हमारा क्या है, एटोमिसिटी या परमाणुकता की बात करें तो क्या होता है, जिससे कि दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो फ्री स्टेट में हमारा नहीं पाया जाता है, तो ऑक्सीजन हमारा, दो ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, O2 बनाता है। तो ये जो 2 हमारा होता है ये ऑक्सीजन का क्या होता है, एटोमिसिटी होता है या परमाणुकता होता है। उसी प्रकार जब हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन भी हमारा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो ये N2 के रूप में लिखा जाता है। तो नाइट्रोजन का भी अगर एटोमिसिटी की बात करें तो ये इसका भी एटोमिसिटी 2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ये सिंपल ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में पाया जाता है तो ये हमारा कुछ नहीं, यहाँ पे एक है। तो सोडियम का एटोमिसिटी जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसी प्रकार फास्फोरस जो हमारा होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है और ये 4 परमाणु के साथ होता है। क्या होता है, 4 परमाणु के साथ होता है। इसलिए फास्फोरस का जो एटोमिसिटी हमारा हो जाता है वो 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसका एटोमिसिटी फास्फोरस का क्या है, 4 है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है। तो अधातु की बात करें दोस्तों तो हम क्या जानते हैं, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो वो हमारा क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 3 है बाह्यतम कक्षा में, ये धातु हो गया। कार्बन भी हमारा क्या आता है, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 4 है तो धातु या अधातु यानी कि उप धातु के अंतर्गत में आ जाएगा। ये धातु या उप धातु दोनों के अंतर्गत आएगा। अगर 4 है तो ये धातु और अधातु दोनों जैसा बिहेव करेगा, तो ये इसको हम नहीं ले सकते हैं। और एक आ गया तो ये भी हमारा क्या होगा, धातु हो गया। तो बाह्यतम कक्षा में 5 है और यहाँ पे भी क्या है, 5 है। तो यहाँ पे जो अधातु हमारा होगा सी नंबर का होगा, यानी कि 8 2 10 और 5 15। और 15 हमारा किसका होता है, फास्फोरस का होता है। और 13 8 8 2 10 3 13 13 यानी कि हमारा ये एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम हमारा धातु होता है। 8 और 2 10 10 और 4 14 14 क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन यानी कि मेटोलाइट यानी उप धातु हमारा है सिलिकॉन। और यहाँ पे दोस्तों 8 2 10 और 1 11 11 यानी कि 11 हमारा सोडियम होता है, सोडियम भी हमारा धातु है। तो सी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो एक अधातु है। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, परमाणविक मतलब जो वो कितने तत्व से मिलके वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाने के कारण वो एक से क्या होगा, अधिक फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस को हम क्या लिखते हैं, P4 लिखते हैं। और जो क्लोरीन गैस हमारा होता है उसको हम क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। और ऑर्गन हमारा जो है दोस्तों ये क्या है हमारा, ये एक न्यू यानी कि ये ऑक्टेट स्टेट इसका पूरा है। तो ये फ्री स्टेट में होगा, यानी कि ऑर्गेन हमारा क्या होगी, अक्रिय गैस है। तो ये अक्रिय गैस हो गया हमारा। तो यहाँ पे गंधक की बात करें दोस्तों तो गंधक हमारा सल्फर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सल्फर को बोला जाता है। और सल्फर को S8 के नाम से जाना जाता है, सल्फर को S8 के रूप में लिखा जाता है या बोला जाता है, जिसे गंधक बोलते हैं। सल्फर को S8 या गंधक बोलता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो बहुपरमाणु की बात करें तो सबसे परमाणु यहाँ पे अगर किसी का है तो वो गंधक का है, क्योंकि सल्फर का S8 लिखा जाता है। तो डी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला S8 होता है। ये गंधक, ये सल्फर क्या होता है दोस्तों, हल्का पीले रंग का होता है। ये पीले रंग का होता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। क्रिस्टल यानी कि ठोस टाइप में, थोड़ा सा ठोस टाइप में होता है।
सफेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में ही क्या देखा था, 3-4 प्रकार का देखा था। तो जो व्हाइट फास्फोरस हमारा था या सफेद फास्फोरस, वो सबसे हाईली रिएक्टिव था हमारा। वो क्या था, हाईली रिएक्टिव था। तो जो हाईली रिएक्टिव होने के कारण ही इसको क्या किया जाता है, पानी के अंदर में रखा जाता है। किसमें, पानी में रखा जाता है, या तो इसको कहाँ रखा जाता है, वाटर में। तो यहाँ पे सी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। देखो, अगर फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो यहाँ पे हमारा H3PO4 होता है। यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र हमारा H3PO4 होता है। क्या होता है, H3PO4। ये क्या दोस्तों, ये तो यहाँ पे हमारा फॉस्फोरिक एसिड का सही आंसर बी नंबर का हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो ये जब जंग लगता है तो जंग को क्या करता है, छुड़ाने का काम करता है। क्या करता है, जंग को छुड़ाने का काम करता है। ये फॉस्फोरिक एसिड का काम है हमारा। और साथ ही साथ जब किसी का दांत अगर ज़्यादा पीला हो जाए, तब भी हम दांत को पीलेपन को हटाने के लिए भी, इस्तेमाल करते हैं फॉस्फोरिक एसिड का, पीलेपन को हटाने के लिए, पीलेपन को हटाने के लिए। तो बी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो आग पकड़ लेती, तो वो हमारा दोस्तों फास्फोरस होता है। हम ये जान चुके हैं। रासायनिक प्रतीक पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ हमारा फास्फोरस होता है दोस्तों। और यहाँ पे पी, पोटेशियम भी हमारे यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन पोटेशियम हमारा क्या हो, इसका सम्मिलित सूत्र क्या होता है, कैल्विन होता है। क्या, सॉरी, के होता है। क्या होता है, के होता है। के क्यों होता है दोस्तों, इसका नाम यहाँ पे ग्रीक शब्द या कुछ होता है, कैलियम होता है इसका। क्या होता है, कैलियम होता है। पोटेशियम का ओरिजिनल नाम क्या होता है, कैलियम होता है, लेकिन इसे पोटेशियम बोला जाता है। तो के इसका इसलिए कैलियम से के यहाँ पे लिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों, जो सोडियम हमारा होता है, जो सोडियम धातु होता है, वो हमारा Na लिखा जाता है। Na क्यों लिखा जाता है, क्योंकि Na भी हमारा उसी ग्रीक टाइप में है, और उसका नाम क्या होता है, नेट्रियम है। क्या है, नेट्रियम है। और इस नेट्रियम से Na को लेकर के सोडियम को लिखा जाता है। तो Na यहाँ पे सोडियम का हो गया, और पोलोनियम का PO हो जाता है। अब हम दोस्तों हैलोजन गैस के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो जो हैलोजन यानी कि जो 17वां ग्रुप हमारा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। और हैलोजन ग्रुप से ही हमारा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव तत्व होता है। जैसे कि फिल्म, चलो, 12, 1, एटेनियम, TS यानी कि टेनेसियस, ये टेनेसियम कोई, टेनेसिस 9 होता है। ये क्या होता है, टेनेसिस 9 होता है। यानी कि ये 17वां ग्रुप का हमारा क्या हो गया दोस्तों, तत्व हो गया, जिसे हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो फ्लोरीन हमारा हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है, फ्लोरीन हमारा हाईली रिएक्टिव होता है। और क्लोरीन हमारा क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में हम जान चुके हैं, ये हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। और हाईली रिएक्टिव हमारा फ्लोरीन होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है हाईली। अब हम क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर एक अज्ञात विलेन का उपयोग करती है। उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। यह विलेन डैश हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या बोला गया कि अगर आशी अपना कपड़ा साफ करने के लिए गलती से डिटर्जेंट के स्थान पर, उसको साफ क्या करना था, डिटर्जेंट पाउडर से साफ करना था। उसको कपड़ा डिटर्जेंट पाउडर से साफ करना था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरी विलियन का, दूसरी सॉल्यूशन को ले लिया, यानी कि दूसरे डिटर्जेंट के स्थान पर दूसरे सॉल्यूशन को ले लिया। तब उसका कलर जो हो गया, फीका पड़ गया। क्या हो गया, फीका पड़ गया। तो जब फीका पड़ गया दोस्तों, तो क्या हो गया, इसका मतलब उसने क्या किया है, वो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर चुकी है। क्या कि, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर चुकी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कपड़े का रंग क्या हो गया, फीका पड़ गया। ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है दोस्तों, और ब्लीचिंग पाउडर की बात करें दोस्तों, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। जब ब्लीचिंग पाउडर से उसने क्या किया दोस्तों, कपड़ा को साफ किया, तो उसका कपड़ा का रंग फीका हो गया। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या दोस्तों, हमारा पानी को शुद्ध करने के लिए कुएं में डालते हैं पानी में, तो ये ब्लीचिंग पाउडर का काम हमारा। लेकिन अलग से क्या कर दिया, वो कपड़ा साफ कर दिया। तो यहाँ पे सी नंबर का हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बेकिंग सोडा की बात करें, जिसे खाने के सोडा बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, NaHCO3 होता है, जो खाने का सूत्र है। और यहाँ पे हमारा
नमक की बात करें, साधारण नमक जिसे हम खाते हैं, वो हमारा NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? निरूपित करने का अर्थ क्या है दोस्तों? कि निरूपित यानी कि उसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, उसको हम कैसे उसको दर्शाते कैसे हैं? तो कैल्शियम ऑक्स यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हमारा होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये हमारा क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। तो ए नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के एक सूत्र बता देते हैं दोस्तों, कि ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इसका निर्माण हमारा कैसे होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें दोस्तों, तो पहले हम क्या करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर सकते हैं? जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये कैल्शियम ऑक्साइड हमारा होता है दोस्तों, ये हमारा बुझा हुआ चूना होता है। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है हमारा? बुझा हुआ चूना, या तो इसे हम इंग्लिश में क्विक लाइम कह सकते हैं। क्विक लाइम, क्विक लाइम इसको कह सकते हैं। जब हम इसको जल के से साथ से मिलाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एनर्जी का साथ ही साथ इसमें रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड हमारा दोस्तों, ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना है। ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ये क्या हो गया? बुझा हुआ चूना। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या था? बिना बुझा हुआ चूना था। ये सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। सॉरी, क्या हुआ? ये हमारा क्या है? बिना बुझा हुआ चूना है। तो बिना बुझा हुआ चूना में क्या किया हम? पानी से इसको, पानी जब डालेंगे, तो जब पानी डालेंगे तो ये हमारा क्या होगा? बुझ जाएगा। क्या होगा? जब बिना बुझा हुआ चूना में हम पानी डालेंगे तो ये हमारा क्या होगा? बुझ जाएगा। तो बुझने के बाद हमारा क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। अब दोस्तों, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करेंगे हम? ये हमारा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया दोस्तों, यानी कि ये बुझा हुआ चूना हो गया। अब इस बुझे हुए चूने के साथ क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि जब ये चूना हमारा बुझ गया दोस्तों, तो दीवार में हम क्या करते हैं? पुचाड़ा कर देते हैं। तो पुचाड़ा करने के बाद हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? ये CaCO3 का निर्माण करता है। क्या करता है? CaCO3 का निर्माण करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे H2O का नमी, यानी कि हवा में ये नमी उड़ जाता है। और ये जो हमारा CaCO3 हमारा होता है, ये मार्बल का हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? मार्बल का सूत्र होता है, या जिसको हम चौक भी कह सकते हैं। मार्बल या चौक का सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इस CaCO3 को अब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब जाके हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होगा, जो हमारा एक ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। और साथ ही साथ H2O गैस का, H2 का नमी यहाँ पे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो बन गया, ये हमारा क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा कितना सूत्र निकला? यहाँ से हमारा एक कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र निकला, जो हमारा क्या है? मार्बल का फॉर्मूला है। और जब बिना बुझा हुआ चूना को हम पानी के साथ मिलाएंगे, या तो हमारा क्या होगा? बुझा हुआ चूना देगा, जिसे हम पुचाड़ा वगैरह करते हैं दोस्तों। अब इस बुझा हुआ चूना को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड यानी मार्बल का सूत्र बनेगा, या चौक बन जाएगा। अब इस कैल्शियम क्लोराइड को फिर से अगर कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो यहाँ पे हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर का ओरिजिनल सूत्र क्या हो गया? ए नंबर का सही आंसर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमने क्या देखा दोस्तों? जो ब्लीचिंग पाउडर बनाना था, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हमने क्या देखा दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो हमारा इसका सूत्र क्या है? CaOCl2 है। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा, हमने क्या किया था? CaCO3 था, इसमें क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किए थे। इसमें क्या किया था हम लोगों ने? क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किए थे। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम
क्लोरीन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो इसके साथ हमारा कौन सा होगा, या तो क्लोरीन गैस होगा या तो ऑक्सीजन गैस होगा। लेकिन सी वो हमारा क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है, तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाया होगा, तो यहाँ पे हमारा क्लोरीन गैस ऐसे भी हम मान सकते थे उत्तर। रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग करता है, तो हम क्या जानते हैं, तो जल में हम विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो बी नंबर का हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीकरण का क्या मतलब है, ऑक्सीकरण अभिकर्मक यानी कि ऑक्सीडेशन करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब कि वहाँ से जो नमी होता है उसको हटाने के लिए। तो यहाँ पे दोनों जो कथन है दोस्तों बिल्कुल सही कहा गया है, तो यहाँ पे हमारा बी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन क्या है, सत्य है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा है या हेल्पफुल हो रहा है मिल रहा है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।